वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज मैं आपको जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसके बारे में बताते हैं। इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में इसके पहले जो वीडियोस दी गई है उन वीडियोस को आप जरूर देखेंगे। उनके जो जनरल ट्रेंड्स की प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशंस आता है उसके वेरिएशंस के बारे में आप पहले वीडियो में इसके पहले वाले वीडियोस पे जरूर देखेंगे। तो चलें, आज हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स का उसके बारे में बताते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कि हमारे सिलेबस में है, यह सबसे 2 इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं हमारे। एक तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट कंपाउंड है K2Cr2O7 और दूसरा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हमारा KMnO4, पोटासियम डाइक्रोमेट, और दूसरा है हमारा पोटासियम परमैंगनेट। अब इस दोनों के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम पोटासियम डाइक्रोमेट में। पोटासियम डाइक्रोमेट एक्चुअली जो कंपाउंड है वह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। इससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते भी हैं। तो हम पोटासियम डाइक्रोमेट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उस पर एसिड का क्या इफेक्ट होगा, अल्कली का क्या इफेक्ट होगा, उसके क्या और प्रॉपर्टीज होंगे, तो इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पोटासियम K2Cr2O7 इसका प्रिपरेशन देखते हैं। कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं और किस चीज से प्रिपेयर करते हैं। तो इसका जो प्रिपेयरिंग मटेरियल्स है दैट इज क्रोमाइट ओर्स। क्रोमाइट ओर यह एक्चुअली जो है डबल साल्ट के रूप में है FeOCr2O3। ये क्रोमाइट ओर्स है। इसी से हम पोटासियम डाइक्रोमेट को प्रिपेयर करते हैं। अब सबसे पहले ये जो होते हैं ये 3 स्टेप्स में होते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, इस फर्स्ट में क्या करते हैं, इस क्रोमाइट ओर्स को हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? पोटासियम क्रोमेट में, यानी क्रोमाइट ओर इज कन्वर्टेड टू पोटासियम सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में चेंज करते हैं बाय ट्रीटिंग विथ सोडियम कार्बोनेट, यानी क्रोमाइट ओर FeOCr2O3, और इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्रोमाइट ओर किसमें बदल जाता है? यह सोडियम क्रोमेट में बदल जाता है, Na2Cr O4। सोडियम और FeO ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में इवॉल्व हो जाता है। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। यानी अब जो है Fe2 यह क्या होता है, एक्चुअली ठंडा करने पर यह क्रिस्टलाइज हो जाता है। कूल करने पर यह क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइज आउट। इसको हम बाहर कर देते हैं और यह किस रूप में रहता है, सॉल्यूशंस के रूप में रहता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस ओर को दूसरे स्टेप में ले जाते हैं। स्टेप 2 में क्या है, सोडियम क्रोमेट को हम डाइक्रोमेट में बदलते हैं।
सोडियम क्रोमेट टू सोडियम डाइक्रोमेट, इसमें बदलते हैं। अब ये जो इक्वेशंस दिया गया है इसको आप आसानी से बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस करने में थोड़ा टाइम अधिक लगता है, इसलिए इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद अब सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में चेंज करते हैं। तो सोडियम Na2CrO4 इट इज ट्रीटेड विथ H2SO4। डायरेक्ट हम H2SO4 से, क्योंकि ये अल्कली है, इसके साथ करते हैं। यह केस में बदल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट एंड प्लस H2O इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें भी सोडियम सल्फेट और वाटर इसको क्रिस्टलाइज हो करके, यह क्रिस्टलाइज किस रूप में होता है Na2SO4 एंड 10H2O इस रूप में क्रिस्टलाइज होकर के बाहर निकल जाता है। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं, इसमें सोडियम को कन्वर्ट करते हैं पोटासियम। ये तीसरे स्टेप में आता है। इस तीसरे स्टेप में, स्टेप 3 में हमारा जो आएगा सोडियम डाइक्रोमेट को किसमें बदलते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट। ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, और यह फाइनल प्रोडक्ट जो है हम इसको देखते हैं किस तरह से निकलता है। इस फाइनल प्रोडक्ट में सोडियम Na2Cr2O7, ये सोडियम डाइक्रोमेट, इसको हम रिएक्ट कराते हैं पोटासियम क्लोराइड से। तो पोटासियम क्या करता है, सोडियम को डिस्प्लेस करके K2Cr2O7 यह बन जाता है, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड। इसको बैलेंस कर दिए, और इसको अब हम क्रिस्टलाइज कर देते हैं। क्रिस्टलाइज दैट विल गिव द ऑरेंज, रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर क्रिस्टल बनता है, ऑरेंज कलर क्रिस्टल। इसका प्रिपरेशन हम इसी रूप में करते हैं। ये प्रिपरेशन 3 स्टेप्स में हो गया, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। इसके बाद अब इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में एक्चुअली जनरल प्रॉपर्टीज तो सभी जानते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन। और यह चूंकि BCC बॉडी सेंटर्ड, क्यूबिक सेंटर्ड बनाते हैं। साथ ही साथ यह क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल इन वाटर। साथ ही साथ यह हॉट वाटर में फेयरली सॉल्युबल होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें, इसलिए डायरेक्ट अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अगर मान लो इस पोटासियम डाइक्रोमेट क्रिस्टल को हम डायरेक्ट हीट करते हैं, K2Cr2O7, इसको अगर हम हीट किया जाए, एक्शन ऑफ हीट अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो कलर है यह चेंज हो जाएगा। जैसे ही हीट करेंगे इससे ऑक्सीजन रिलीज होगा, और K2Cr2O4 यह येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इससे जो प्रोडक्ट बनेगा Cr2O3 एंड रिलीज ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो यह क्या देता है, ऑक्सीजन देता है।
उसके साथ साथ अगर हम इसका अल्कली के साथ करते हैं हीट, तो क्या होगा? हीट विथ अल्कली, अल्कली के साथ हीट करते हैं। जैसे मान लो पोटासियम डाइक्रोमेट, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? पोटासियम क्रोमेट, ये भी कन्वर्ट हो जाता है। या पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये क्या हो जाता है? पोटासियम क्रोमेट CA2CrO4, और साथ ही साथ यह क्या बन जाता है? वाटर रिलीज करता है। ये भी कलर्स जो है यह क्या हो जाता है? येलोइश कलर को, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो इसमें क्रोमियम 2 है, तो 2 क्रोमियम हो गया, पोटासियम 2 इसमें दे देंगे, और यह जो है हाइड्रोजन 2 वाटर, बैलेंस हो गया। इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, और इसके पहले वाले इक्वेशंस को भी हम आसानी से बैलेंस करते हैं। तो ये भी कलर्स जो है चेंज हो जाता है। अगर हम इसको, ये कलर चेंज हो गया, पोटासियम क्या बन गया? क्रोमेट। अब इस क्रोमेट को फिर अगर हम एसिड में डाल दें, इसमें अगर एसिड डाल देते हैं K2CrO4, और इसमें H2SO4 अगर हम इसमें एसिड डाल दें, यह फिर जो है किस कलर में हो जाएगा? ऑरेंज कलर में। पोटासियम डाइक्रोमेट K2CR2O7 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और पोटासियम सल्फेट K2SO4 N प्लस H2O कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है, अगर इसका मतलब है कि अल्कली अगर हम डालते हैं, यानी पीएच वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो यह येलोइश कलर हो जाता है। और अगर पीएच वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं, पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं, तो यह फिर जो है ऑरेंज कलर में आ जाता है, यानी डाइक्रोमेट बन जाता है। इट मीन्स एक्चुअली अगर हम इसको पीएच वैल्यू चेंज करते हैं अल्कलाइन, और फिर एसिड डालते हैं, तो यह क्या हो जाता है? रिवर्स रिएक्शंस हो जाते हैं, एक डाइक्रोमेट क्रोमेट में, और फिर एसिड डालने पर क्या हो जाता है? क्रोमेट डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसका जो पीएच वैल्यू है, ये पीएच वैल्यू अगर 4 है, यह इंटरमीडिएट पीएच वैल्यू है, इस वैल्यू पर यह रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पोजीशंस में आ जाते हैं। यानी अगर हम डाइक्रोमेट लेते हैं K2CR2O7 2-, और इसमें अगर हम पीएच वैल्यू को OH- अगर हम डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? CrO4 2- और प्लस H2O 2- हो गया, 2 दे देते हैं 4, N प्लस H2 2 4 माइनस हो गया, 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस, इधर हो गया 2 2 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, और H2, ये रिएक्शंस हमारा हुआ। pH = 4। अगर pH का वैल्यू हम ज़्यादा करते हैं तो ये प्रोडक्ट हो जाता है, और pH वैल्यू को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो रिएक्शंस बैकवर्ड में आ जाता है। तो इस तरह से यह pH वैल्यू चेंज करने पर यह क्रोमेट डाइक्रोमेट में और डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट होता है। अब क्या है कि पोटासियम डाइक्रोमेट यह ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। K2CR2O7 shows oxidizing nature in acidic medium, एसिडिक मीडियम में यह क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है।
उसका कारण क्या है कि पोटासियम डाइक्रोमेट एसिड के साथ मिलकर के क्या देता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लेते हैं पोटासियम आयोडाइड है, इसको कन्वर्ट करके किस में बदल देता है, आयोडीन। उसी तरह से दूसरा अगर है फेरस है, फेरस कोई साल्ट है, इसको फेरिक साल्ट में ऑक्सीडाइज कर देता है। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड है तो उसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी मैं इन सभी चीज को लिख लेता हूँ। उसी तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सल्फेट में, इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी तरह से बहुत सारे इक्वेशंस हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा। इन इक्वेशंस को लिखना आसान है। तो सबसे पहले हम एसिडिक नेचर को देखते हैं कि किस तरह से यह एसिडिक नेचर शो करता है। इसका पहले हम रिएक्शंस देखते हैं, कंप्लीट रिएक्शंस और आयनिक रिएक्शंस। कंप्लीट रिएक्शंस में K2Cr2O7 यह अगर H2SO4 से रिएक्ट करता है तो यह क्या बनता है, पोटासियम सल्फेट K2SO4, साथ ही क्रोमियम 3 वैलेंसीज है Cr2SO4 यानी 3 सल्फेट और 1 4, तो 4 वाटर इस जगह बने 4H2O। अब 4 वाटर हो गया और ऑक्सीजन यहाँ साथ है, तो यह नेसेंट ऑक्सीजन 3 हो जाता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन यह देता है। अब ये देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। K2Cr2O7 H2 4 और 7, 4 3 7 बैलेंस्ड है। इसको अगर हम आयनिक रिएक्शंस में लिखें तो पोटासियम को हटाएंगे तो Cr2O7 2- इतने हो गए। और अब इस सल्फेट में, सल्फेट चूंकि एसिडिक मीडियम है तो यह क्या देगा, H+, हम H+ लिख देते हैं। दूसरी तरफ हम क्या लिखते हैं, ये तो साल्ट न्यूट्रलाइज है, क्रोमियम, इससे क्या बना, क्रोमियम Cr3+, 2 क्रोमियम है, 2 हमने डाल दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 7 है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर क्या लिखा, 7H2O, तो 7 ऑक्सीजन भी हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 14 हो गया, इधर 1 है, इसको 14 बना दिया, 14 हाइड्रोजन। अब ये जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी बैलेंस्ड हैं, लेकिन इसका चार्ज 14 - 2 12 और 3 2 या 6, इसका मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स देने पर चार्ज भी इसके बैलेंस हो जाते हैं। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी रिएक्शंस पे हम आसानी से जितने भी रिएक्शंस आते हैं उसको हम लिख सकते हैं। अब इसको हम लिखने के लिए बता दें, 1 2 अगर आप लिख सकते हैं तो आसानी से सारा लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन को हमेशा याद रखना है, दैट इज Cr2O7 2- plus 14H+ plus 6 electrons, that is 2Cr3+ and plus 7H2O। ये रिएक्शंस हमेशा याद होनी चाहिए और याद करने की जरूरत नहीं है। इसको अगर लिखते हैं तो 2Cr3 बनेगा और 7 ऑक्सीजन के लिए 7H2O देंगे, 14H+ इंक्रीज हो गया, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आएगा। ये हो गया। अब पोटासियम आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट इक्वेशन को हम लेते हैं तो पोटासियम आयोडाइड का आयनिक फॉर्म हो गया I-, ये चेंज किस में हो रहा है, I2 में चेंज हो रहा है, आयोडीन में बदल रहा है। अब इसको बैलेंस करेंगे तो 2 देना होगा, 2I, ये I2। अब इसका चार्ज 2- है तो इस तरफ हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। दूसरी जो इक्वेशंस हैं यह एक्चुअली क्या है, रिडक्शंस, और ये है ऑक्सीडेशंस। तो ऑक्सीडेशंस में इलेक्ट्रॉन हमेशा राइट साइड रहना चाहिए, तभी ये इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, बनेंगे।
इसलिए अब इसको जो है हम जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन को इक्वल करते हैं। 6 है, 2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 6 हो गया और 6 और 6 कैंसिल्स हो गया। अब कैंसिल्स नहीं होंगे, अब जोड़ देते हैं। ये हमारा वही रह गया Cr2O7 माइनस, और H प्लस हमारा 14H प्लस ही रह गया, और ये 2I माइनस इसको 3 से किए हैं तो यह हो गया 6I माइनस। दूसरी तरफ ये तो सेम रह जाएंगे 2Cr3 प्लस और 7H2O तो रह ही जाएंगे, साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा 3I2। ये रिएक्शन हमारा हो गया ऑक्सीडाइज किया। इसमें क्या है कि अब देखो Cr2 प्लस और ये Cr3, ये रिडक्शन हो गया, और आयोडीन ये माइनस है, ये 0 हो गया, ये इंक्रीज हो गया, ये ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है Cr2O7, यह क्या हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरह से फेरस को फेरिक में लिखना है। दूसरा है फेरस को फेरिक, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट करना। तो इस इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना है, यहाँ ऊपर वाले इक्वेशंस को ज्यों का त्यों रखें, यानी Fe2 प्लस Fe3 प्लस कन्वर्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक चार्ज का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम इस तरफ रख दें तो चार्ज बराबर हो जाएंगे। अब इसी को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस तरह से बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा 6 Fe2 प्लस, और इधर हमारा क्या आ जाएगा 6 Fe3 प्लस। ये बहुत ही आसान है और इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। जो भी इक्वेशंस हमारे पास आते हैं उस इक्वेशंस को हम आसानी से लिख सकते हैं। अब उसी तरह से अगर कोई दूसरा है, मान लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर। अब हाइड्रोजन सल्फाइड है और उससे सल्फर में चेंज करना, ये कंप्लीट रिएक्शन से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड आयोनाइज फॉर्म में क्या होगा H2 माइनस, यहाँ पर H2 माइनस दे देंगे, यहाँ पर सल्फर दे देंगे। चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको तब 3 से मल्टीप्लाई करना है तब ये कटेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Fe की जगह यहाँ हो जाएगा 3S2 माइनस, और यहाँ पर इस जगह क्या आ जाएगा 3S। तो इस तरह से सारे इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं। जैसे नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्राइट क्या हो गया NO2 माइनस, और इससे क्या बनाना है NO3 माइनस। अब यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा चेंज लग रहा है। अब यहाँ पर हमने NO2 दे दिया और इधर दे दिया NO3 माइनस। अब ऑक्सीजन तो इधर ज्यादा हो गया, इसलिए इस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल्स हम डालें। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो गए। अब हाइड्रोजन 2 बढ़ गया, इसको 2H प्लस हमने। अब देखते हैं कि एक माइनस है, एक माइनस है, और 2H प्लस बढ़ गया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरफ दे करके तब हम इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 14H प्लस है, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 to 6H प्लस, तो यहाँ पर H प्लस घट जाएंगे, Cr2O7 माइनस, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6H प्लस, क्योंकि इधर 6H प्लस है और इधर 14 है, तो 6 और यहाँ पर 8 हो गया, 8H प्लस, क्योंकि 14 है, और इधर NO2 H2O यहाँ पर 1 है, यहाँ 7 है, और 1 नहीं 3 से किए हैं तो 3H2O, यहाँ 7, इधर 4H2O बच जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 3NO2 माइनस, और इसको हमने इधर लिखना है ये 2Cr3 प्लस, और प्लस वाटर कितने हो जाएंगे 3, और इधर 7 है तो 4H2 बच जाएंगे, और इस तरफ क्या हो जाएगा 3NO3 माइनस। ये रिएक्शंस हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से ये ऑर्गेनिक में भी यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर C2H5 मान लेते हैं OH है, कि C2H5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं पोटासियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड से, यह क्या करता है, ये निकाल करके CH3 एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। तो इस तरह से जितने भी इसके ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं उसको हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे HCl है, उसको भी कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। जैसे HCl है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, Cl2 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो है इसको हमने चेंज किया, Cl माइनस है, यहाँ पर इस जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2Cl माइनस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चूंकि हमको Cl2 बनाना है, इसलिए H प्लस हटा करके आयनिक फॉर्म में कर देंगे और जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ऑक्सीडाइजिंग, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस हैं उसको हम लिख सकते हैं आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बना दें Cr2O7 को, ये तो चूंकि आयनिक फॉर्म में है 2K प्लस, अब प्लस क्या देगा Cr2O7 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स होते हैं, चूंकि 6 और 2 8 sp3। तो इस तरह से क्रोमियम जो है वह टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स देते हैं, 1 2 3, और ये फिर दूसरे क्रोमियम से मिल करके इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। अगर हम ये माइनस फॉर्म में आएगा और ये फिर जो है इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये अगर हम इस तरह से दें, ये माइनस अगर यहाँ लिखना है 2 माइनस एंड प्लस 2K प्लस, ये स्ट्रक्चर इसका हो। इस तरह से आप इसको आसानी से सारे इक्वेशन इसको कर सकते हैं। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मेरे को बता सकते हैं। थैंक यू। आप इसको अच्छी तरह से बार बार देखें और समझें, और साथ ही साथ इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।